हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम भारत के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत का इतिहास जो लिखा गया है वो कितना ऑथेंटिक है, ये आज भी चर्चा का विषय है। इतिहास के कुछ पन्नों को देखने पर लगता है कि इतिहासकारों द्वारा कुछ तथ्यों को छिपाया गया है या उनके द्वारा गलत रूप से इतिहास के तथ्यों का समावेश किया गया है। हम देखें तो भारत के इतिहासकारों द्वारा निष्पक्ष होकर के इतिहास नहीं लिखा गया है। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो प्राचीन काल के सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ है उसका क्या परिणाम हुआ, इसका सही तथ्य इतिहासकारों द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि उस युद्ध में उन्होंने पोरस की हार दिखाई और सिकंदर को विजयी दिखाया है। जबकि वहीं पर यूनानी और अन्य विदेशी लेखकों ने इस इतिहास को पलट करके ही रख दिया है। जिस युद्ध को भारत के इतिहासकारों ने हरा दिया, उसी युद्ध को यूनान के और अन्य विदेशी इतिहासकारों ने पोरस को जीता हुआ बताया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये इसी बिंदु पर केंद्रित है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में चलते हैं तो पाते हैं कि सिकंदर, जो कि यूनान का एक शासक था, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद वो मेसोडोनिया के सिंहासन पर बैठता है। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय को निकलता है। अपने आसपास के विद्रोहियों का दमन करके वो ईरान पर आक्रमण करता है। ईरान को जीतने के बाद वो गोर्दियास को जीतता है। गोर्दियास को जीतने के बाद वो वहां के टावर को नष्ट करता है और बेबीलोन पर विजय करके पूरे राज्य में आग लगवा देता है। इसके बाद सिकंदर पूरे अफगानिस्तान के क्षेत्र को रौंदता हुआ सिंधु नदी तक चढ़ाता है। सिकंदर को अब अपनी जीतों का घमंड होने लगता है और अपने को वो ईश्वर का अवतार मानने लगता है और अपने को इसी कारण वो पूजा का अधिकारी समझने लगता है। परंतु भारत में उसका मानमर्दन हुआ था और यही मानमर्दन सिकंदर की मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन भारत के शूरवीर इतिहासकारों ने तो इतिहास को ही पलट करके रख दिया है। जिस सिकंदर का भारत में मानमर्दन हुआ उसे भारत के इतिहास में सिकंदर महान के नाम से उन्होंने चरण वंदना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तो गनीमत था कि वो सिंध प्रांत के आसपास से ही लौट गया, नहीं तो उसे पूरे भारत का वो सम्राट घोषित कर देते। अगर हम देखें तो सिकंदर का जो आक्रमण भारत पर होता है, जब वो सिंध के पास आता है तो उस समय भारत के 3 छोटे राज्य सीमा पर होते हैं। तक्षशिला, जहां का राजा आम्भी होता है, दूसरा पोरस का राज्य और तीसरा होता है अम्बिसार, जो कश्मीर तक फैला होता है। अब हम इन 3 राज्यों पर अगर केंद्रित करके चलते हैं तो तक्षशिला, आम्भी जहां का शासक होता है उसका पुर या पोरस से वैर होता है और इस कारण वो सिकंदर से हाथ मिला लेता है और इसी कारण आम्भी को भारत का सबसे पहला देशद्रोही कहा गया है। अम्बिसार, जो पोरस के अलावा जो तीसरा राज्य होता है, वो तटस्थ रहता है और सिकंदर के लिए राह छोड़ देता है। लेकिन पुर या पोरस सिकंदर से 2-2 हाथ करने का निर्णय करता है। आगे के युद्ध का आप देखते हो कि इतिहासकारों ने क्या वर्णन किया और सिकंदर को महान मत बता दिया, भगवान बता दिया और सिकंदर को युद्ध विजेता बताया। जबकि इसी जगह पर अन्य विदेशी इतिहासकारों ने इतिहास के दूसरे पक्ष को प्रस्तुत किया है। अगर हम देखें तो सिकंदर आम्भी की सहायता से सिंध नदी को पार करता है और उस पर एक अस्थाई पुल का निर्माण करता है। कार्तियस, जो कि एक विदेशी लेखक है, वो बताता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया था। पुर के सैनिक भी उस द्वीप में पहुंच जाते हैं और वो उस नदी को तैर कर पार करते हैं।
यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर पुर के सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है और अनेक यूनानी सैनिक मारे जाते हैं। बचे कुचे यूनानी सैनिक नदी में कूद जाते हैं और उसी में डूब जाते हैं। बाकी थोड़ी बहुत अपनी बची सेना के साथ सिकंदर रात में नावों के द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर दूर भाग जाता है और वहां से वो उस नदी को पार करता है। ये युद्ध इतना भयंकर होता है कि इस युद्ध में पुर का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त होता है, अर्थात ये युद्ध सिकंदर हारता है, जो भारत का इतिहासकार नहीं एक विदेशी इतिहासकार बताता है। इसी प्रकार से एरियन, जो एक विदेशी इतिहासकार है, ये लिखता है कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल किया और उसके घोड़े बुशे फेलास को मार डाला। ये भी कहा जाता है कि पुर के हाथी दलदल में फंस जाते हैं। आगे लिखता है वो कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा किया। उनकी भीषण चीत्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डरते हैं बल्कि बिगड़ करके भाग जाते हैं। अनेक विजयों के शिरोमणि अब ऐसे स्थान की खोज में लगते हैं जहां उनको शरण मिल सके। सिकंदर अपनी सेना से हाथियों को निपटने की आज्ञा देता है। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों द्वारा सिकंदर की सेना को अपने पांवों के तले कुचला जाता है और वो आगे बताता है कि सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य ये होता है कि मजबूत कद का ये हाथी यूनानी सैनिकों को अपने सूंड में पकड़ करके अपने महावतों के आगे रख देता है और महावत ऐसे सैनिकों का सर धड़ से अलग कर देता है। सारा दिन ये युद्ध चलता है और शाम को युद्ध समाप्त हो जाता है और इस युद्ध में सिकंदर की पराजय होती है। इसी प्रकार से हेरोडोटस, ये भी एक विदेशी लेखक है और इसने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि हाथियों में अपार बल था और वो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। अपने पैरों के तले वे बहुत से यूनानी सैनिकों को चूर चूर कर देते हैं और कहा जाता है कि पुर अनावश्यक रक्तपात को रोकने के लिए सिकंदर को अपने से अकेले निपटने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन कायर सिकंदर भयातुर होकर उस पोरस के वीर प्रस्ताव को ठुकरा देता है और पोरस से माफी मांग करके भाग जाता है। पोरस भारतीय होने के कारण सहिष्णु शासक होता है और बड़ा दिल दिखाते हुए उसे अपना मित्र बनाता है। अर्थात इस इतिहासकार ने भी ये बताया कि पोरस की सेना इस युद्ध में विजयी होती। इसी प्रकार से इथियोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले E.A.W. बैज ने भी बताया है कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्वसेना का अधिकांश भाग मारा जाता है। सिकंदर को अनुभव होता है कि यदि वो लड़ाई को आगे जारी रखेगा तो पूर्ण रूप से अपनी सेना का नाश कर लेगा, इसलिए वो युद्ध बंद करने के लिए पुर से प्रार्थना करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार पुर शत्रु का वध नहीं करता है और इसके पश्चात वो संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। सिकंदर पुर के अन्य प्रदेश जीतने में सहायता करता है। बिल्कुल साफ इतिहास है कि प्राचीन भारत की रक्षात्मक दीवार अर्थात पुर से टकराने के बाद सिकंदर का घमंड चूर चूर हो जाता है। उसके सैनिक भी डर करके विद्रोह करते हैं। तब सिकंदर पुर से वापस जाने की आज्ञा मांगता है। पुर ने सिकंदर को उस मार्ग से जाने से मना किया जिस मार्ग से वो आया था, क्योंकि जानता था पुर की इस रास्ते से जाएगा तो इसकी वो दुर्गति हो गई है कि आगे मार डाला जाएगा, इसलिए वो दूसरा रास्ता बताता है और अपने ही प्रदेश के दक्षिण मार्ग से जाने की सलाह देता है। सिकंदर जब उस दक्षिण मार्ग से वापस जाता है तो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है। उसके सैनिक भूख के कारण राहगीरों को लूटना प्रारंभ कर देते और इस लूट को भारत के महान इतिहासकारों ने सिकंदर की दक्षिण विजय का नाम दे दिया। कितने अच्छे इतिहासकार थे जिन्होंने अपने ही देश के इतिहास को कलंकित किया। लेकिन इस मार्ग से लूटपाट करते हुए जब वो जाता है
तो मालवीय नामक एक छोटे से भारतीय गणराज्य ने सिकंदर की लूटपाट का विरोध किया और इस विरोध की लड़ाई में सिकंदर बुरी तरह से घायल होता। इसी प्रकार से एक अन्य इतिहासकार प्लूटार्च भी लिखता है कि 20,000 पैदल और 15,000 घुड़सवार सिकंदर की सेना पुर की सेना से बहुत अधिक थी और सिकंदर की सहायता आम भी करता है, लेकिन वो पुर से पराजित होकर के भाग जाता है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक खूंखार जात मलावी लोगों के द्वारा सिकंदर के टुकड़े टुकड़े होने वाले होते हैं। उनकी तलवारें और भाले सिकंदर के कवचों को भेद देते हैं और सिकंदर इस युद्ध में बुरी तरह से आहत होता है। शत्रु का एक तीर उसके बख्तर को पार कर उसकी पसलियों में धंस जाता है। सिकंदर घुटनों के बल गिर जाता है। शत्रु उसका शीश उतारने वाले होते हैं कि इसी समय उसके कुछ सैनिक आकर के उसे बचा लेते हैं। इस भरी बाजार में सिकंदर की गर्दन पर लोहे की लाठी का एक प्रहार होता है। सिकंदर अचेत होता है। उसके अंगरक्षक उसी अवस्था में सिकंदर को निकाल ले जाते हैं और बाद में भारत में सिकंदर का यह संघर्ष सिकंदर की मृत्यु का कारण बनता है। अपने देश वापस जाते समय वो बेबीलोन में रुकता है। भारत विजय करने का उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। इस कारण सिकंदर अधिक मद्यपान करता है और ज्वर से पीड़ित हो जाता है। कुछ दिन बाद इसी ज्वर और बुखार से उसके प्राण निकल जाते हैं। स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सिकंदर भारत के एक राज्य को नहीं जीत पाया था और पुर से इतनी मार खाने के बाद भी इतिहास में क्या जोड़ा गया कि सिकंदर ने पुर पर विजय प्राप्त किया। भारत के महान राजा पुर की जीत को पुर की हार में बदल दिया। ऐसे हमारे महान इतिहासकार रहे हैं। यूनान सिकंदर को महान कह सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में सिकंदर को महान लिखना अनुचित है, बल्कि उन्हें पुर को महान लिखना चाहिए, जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता का मान मर्दन किया था। इसके बाद भी भारत के इतिहासकार तो इतिहासकार हैं, क्योंकि चरण वंदना के बिना उनकी लेखनी चल ही नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने सिकंदर को जिता करके पोरस को हरा दिया। ये तो गनीमत थी कि सिकंदर बॉर्डर से ही वापस आ गया था। अगर थोड़ा और अंदर घुस जाता तो उसे भारत का, संपूर्ण भारत का सम्राट हमारे इतिहासकार घोषित करने में कोई कोर कसर न छोड़ते।